जी जनाब, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोगों ने बात करनी है स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीएफ, पीपीसी के ऊपर। स्कार्सिटी यानी कि कमी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आप इस्तेमाल तो करते हैं मगर इनकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। ऐसे सोर्सेज, ऐसी एनर्जीज, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, शॉर्ट हैं, लिमिटेड हैं। आजकल आप देखते हैं सर्दियों में गैस नहीं आती घरों में, गर्मियों में बिजली गायब है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रहे हैं, मज़ीद से मज़ीद लिमिट होते जा रहे हैं। क्यों? कंजम्पशन बढ़ चुकी है। तो यही कॉन्सेप्ट है ऑफ स्कार्सिटी। लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपकी नीड, आपकी वांट तो पूरी कर रही हैं मगर ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। आज आपके तो नीड वांट पूरी कर देंगे मगर शायद आपके आगे आने वाली नस्लों के लिए ये प्रॉपर वे में इस्तेमाल ना हो सके। तो इनकी कंजर्वेशन, इनको संभालना, इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये इनफ नहीं है, ये आज कर इनफ नहीं है तो आगे जाके तो बस भूल जाएं। तो इसी चीज़ के चलते हुए एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं अगर एक जगह पे टाइम लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, अगर यही टाइम, यही पैसा मैं किसी और जगह पे लगाता, उससे जो रिटर्न आता वो कितना होता। यानी कि आई एम फॉर गोइंग वन थिंग टू डू वन थिंग। एक कंपनी ब्रेड बनाती है, बटर बनाती है, ब्रेड की डिमांड बढ़ गई है तो वो सारी मशीनरी, सारे एसेट्स, सारे फैक्टर्स बटर से निकाल के कहाँ पे डाल देगी? ब्रेड के अंदर। और उस ब्रेड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बटर का ना बनना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि बिकॉज ऑफ मल्टीपल एंड्स, याद है मल्टीपल एंड्स, कि इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी पूरी नहीं होनी है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकती। बिकॉज ऑफ मल्टीपल एंड्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इवेंचुअली क्या होता है कि हमें चॉइस करनी पड़ जाती है, इधर दिस और दैट, या ये या वो। ऑल द ह्यूमन वांट्स आर इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। आप कभी भी इंसान को 100% खुश नहीं कर सकते, स्टिल उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एज एवरीवन हैज 24 hours a day, so maybe for a student attending lecture is relatively important than to sleep 1 extra hour. 24 घंटों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ कुर्बान करके पढ़ रहे होंगे? शायद वो टाइम आप नींद में गुजार देते हैं, शायद वो टाइम आप फ्रेंड्स के साथ गुजार देते हैं। तो वो जो टाइम आपने उनको नहीं दिया और उसके बदले जो कर रहे हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और टीवी के ऊपर मैच चल रहा है, मैं मैच नहीं देख रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक चीज़ फॉरगो करनी पड़ रही है, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स, द सेटिस्फैक्शन फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड ए रादर देन स्पेंडिंग द मनी ऑन गुड बी। ए खरीदूं या बी खरीदूं? तो अगर मुझे बी खरीदना है, ए को कुर्बान करके खरीदना पड़ेगा, तो बी जो मैंने एक्स्ट्रा खरीदा है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ए को ना खरीदना। फॉर फर्म्स, ये बनाऊं या ये बनाऊं? एंड फॉर गवर्नमेंट, हाई एजुकेशन दूं या हाई हेल्थ दूं? क्यों? क्योंकि हमारे पास एफओपी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लिमिटेड नंबर में अवेलेबल है। इसी चीज़ को डिस्कस करता है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली जब ऐसा माहौल डेवलप हो जाए कि आप बीइंग अ प्रोड्यूसर
फंस चुके हैं, आपने अपने फैक्टर्स को एक्सट्रीम 100% इस्तेमाल करना है, बट अब आप परेशान है कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, और जो बनाऊं वो कितना बनाऊं, कितने यूनिट्स उसके मुझे बनाने चाहिए। तो ये चीज़ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक ऐसा फैसला जो कि इंटरडिपेंडेंट है ऑन द अदर गुड। क्यों? आपको वो कुर्बान करके इस नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों होता है? इसके पीछे कुछ की कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। नंबर 1, ट्रेड ऑफ। टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये ट्रेड ऑफ है। टू गेट मोर ऑफ गन्स अ स्टेट मस्ट कॉम्प्रोमाइज सम ऑफ फूड। अगर एक स्टेट को ज़्यादा वेपन्स चाहिए तो शायद वो ज़्यादा वेपन में लगने वाली कॉस्ट वो ज़्यादा हेल्दी लाइफ से निकाले, फूड से निकाले। इन अदर वर्ड्स, a situation where production of one product cannot be increased without restricting the production of another good। आप एक को तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप एक को कम ना करें। क्यों? आपके पास FOB लिमिटेड है, स्कार्स, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपको चॉइसेस करनी है, आपको कम्बिनेशंस बनाने हैं। प्रोड्यूसर को कम्बिनेशंस डेवलप करने पड़ते हैं कि कितना A बनाऊं, कितना B बनाऊं, ताकि दोनों एंड्स को मैं कुछ हद तक मुतमईन कर पाऊं। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इनकम है, तो उसको चॉइस करनी है। उसको देखना है कि मुझे ज़्यादा यूनिट A बनाना पड़ेगा या B बनाना पड़ेगा। मेरे पास जेब में 100 रुपये है, रात का खाना खाऊं या सुबह का नाश्ता करूं, कोई एक चीज़ कर पाऊंगा। एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट यूज़। एफिशिएंसी स्टेट्स that the maximum attainable combinations of a society is achieving। अगर तो आप अच्छे combinations बना के चल रहे हैं, it means कि आप efficient हैं। आप guns भी बनाएं, आप bread भी दें, एक अच्छी रेशो में दें जिससे आपके मैक्सिमम चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं। वो पॉइंट ये कर्व आपको निकाल कर देता है, ये ग्राफ आपको निकाल कर देता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन मीन्स समथिंग विच इज़ रिगार्डिंग प्रोड्यूसर्स। पॉसिबिलिटी, चॉइसेस, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंटियर, ग्राफ, कर्व, ग्राफ। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है, उसमें ग्रोथ आ रही होती है ओवर टाइम। तो फॉर्मूला जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। The opportunity cost of X commodity in terms of unit Y। Y अगर मुझे ज़्यादा बनाना है तो X को कुर्बान करना पड़ेगा। तो y2 - y1, Y में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय X में, जो उस Y को एक्स्ट्रा बनाने की वजह से चेंज आया है, अब उसे डिवाइड कर देते हैं। यस, हम कुछ अजम्पशन साथ लेके चल रहे होते हैं। हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पे हो रही है, हम कहते हैं कि इनपुट्स जो है वो फिक्स्ड हैं, हम कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स के साथ ही चलना है और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया। वो सिट्रस पैरेबस वाली बात है कि तमाम तर रिसोर्सेज एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मेरी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, इनपुट रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, 2 ही गुड्स हम लोग बना रहे हैं और कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल आती है गन्स की और ब्रेड की। हमारे पास 5 पॉसिबल कम्बिनेशंस बने, A B C D E। पहला कम्बिनेशन ये है कि मैं सारी की सारी ब्रेड बना लूं और गन कुछ भी ना बनाऊं। दूसरा, मैं 10,000 गन्स बना लूं और साथ 90,000 मैं ब्रेड बनाऊं। तीसरा कॉम्बो, 20,000 गन्स 70,000 ब्रेड, 30,000 गन्स 40,000 ब्रेड, या सारी गन्स बना लूं और ब्रेड कुछ भी ना बनाऊं। तो पहला और आखिरी ये एक्सट्रीम होगा, इसमें आप एक को 0 कर देंगे और दूसरे को 100% कर देंगे, मगर सेंटर में क्या होगा, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक में ग्रोथ है और एक नीचे जा रहा है, एक सरप्लस पे है
दूसरा डिमिनिश हो रहा है, दूसरा डिमिनिश हो रहा है। मगर इसके लिए ज़रूरी क्या है, कुछ अजम्पशंस जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, दैट रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो एफिशिएंटली किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पीक पे है, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, टू गुड मॉडल है, और जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। तो सर कुछ इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ गन्स हैं, एक तरफ ब्रेड है, और जितने पॉइंट्स हमने पीछे आइडेंटिफाई किए थे ए से लेके ई तक, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए हैं, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें देखने को मिलता है। ए से लेके ई तक हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिल रहा है। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे एन अचीव करना है ना, तो वो मेरे लिए एज सच पॉसिबल नहीं है, ये अनअटेनेबल है। क्यों? मेरे सारे फैक्टर्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरा कोई भी फैक्टर खाली नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है। हाँ, अगर मुझे एम बनाना है, अगर मुझे एम बनाना है तो मुझे अपने रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाऊंगा तो भी मसला है, बढ़ाने के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर कम करूंगा तो मेरे रिसोर्सेज खाली मतलब ज़ाया हो रहे होंगे। तो ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम यही है कि मैं इसी लाइन पर रहता हुआ या ए करूं, बी करूं, सी करूं, डी करूं या ई करूं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर सारे एंड्स मेरे मीट कर रहे हैं, सारे एंड्स मेरे पूरे हो रहे हैं। तो सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके नीचे आ रहा है ये राइट के ऊपर, शो करते हुए कि यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो रहा है। दो गुड्स थे ना, एक गन्स और एक ब्रेड्स, या ये करो या वो करो, तो ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन दीज टू गुड्स। कनकेव शेप में ये बनता है, इट इज़ कनकेव इन शेप टू द ओरिजिन। क्यों है? क्योंकि ये दो रूल्स को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और आप एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के साथ स्विच कर रहे हैं। सम इकोनॉमिक सिस्टम्स, तीन तरह के सिस्टम काम करते हैं। नंबर वन, वी हैव कैपिटलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देन वी हैव सोशलिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत हैवी रोल प्ले करती है। और उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो कनाडा में, चिली में, जर्मनी में, जापान में, साउथ कोरिया में हम देखते हैं फ्री मार्केट यानी कि कैपिटलिज्म। कमांड इकोनॉमी देखते हैं हम लोग नॉर्थ में, क्यूबा में, फिनलैंड में, और मिक्स्ड हम लोग देखते हैं चाइना में, यूके में, स्वीडन में, नीदरलैंड में, यूके में। पाकिस्तान के अंदर भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही ऑपरेट कर रही है। अब अगेन अगर आपको थीम समझ आ जाए ना, तो ये सारी बातें बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर रीडिंग वाला है, अगर आप उसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना तो कहानी सारी की सारी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सर व्हाट इज कैपिटलिज्म? आइए देखते हैं व्हाट इज कैपिटलिज्म। एक ऐसी स्टेट जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेसेस फेयर है, यानी कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी एट व्हाट प्राइस व्हाट आउटपुट शुड बी सोल्ड। मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई आपको देंगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएंगी, गवर्नमेंट ने कुछ भी आके इसमें फिक्स नहीं करना। ये सारी बातें आप लोग 2 में और 3 में कवर कर चुके हैं कि मार्केट फोर्स क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ये चैप्टर सिर्फ उन्हीं बातों को बार बार रीस्टेट कर रहा है। खैर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म? प्राइस मैकेनिज्म सबसे जो बड़ा और इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि प्राइसेस डिटरमिन की जाती हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्री मार्केट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और इसके तहत विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट सारी चीज़ें खुद ही से ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रही होती हैं। कंपटीशन
आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चूँकि फ्रीडम है, एंट्री और एग्ज़िट के बैरियर्स नहीं हैं, तो यहाँ पे लिबर्टी में है सारी फर्म्स के वो आएँ और आके एक दूसरे के साथ compete करें। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। Similar to private property rights, the market economy provides the owners freedom of enterprise. हर किसी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना मनपसंद प्रोफेशन चूज़ करे। जहाँ पे उसको लगता है कि वो सर्वाइव कर सकता है, कमा सकता है, वो कमाए और वो अपना प्रोफेशन चूज़ करे। जहाँ पे उसने फैक्ट्री लगानी है लगाए। हाँ, बस थोड़ा सा ख्याल कर ले कि जो जनरल वेलफेयर है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। देन राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि गवर्नमेंट नहीं है तो हर बंदा प्राइवेटली ऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट के काबू में कोई भी नहीं होगा, वही मालिक है अपने लैंड का, फैक्ट्री का, प्लांट के, बिल्डिंग का, और गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको पूछ सकेगा भाई तुम क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। गवर्नमेंट उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी अनलेस कि वो कोई इलीगल या हार्मफुल बिजनेस ना कर रहा हो। सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लैंडलॉर्ड्स ट्राई टू मैक्सिमाइज रेंट। अब अगर एक एंटरप्रेन्योर किराए पे बैठा हुआ है, लैंड किराए पे है, उस पर बिल्डिंग लगा के बैठा हुआ है, फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है, तो लैंडलॉर्ड मांगेगा रेंट ज़्यादा। इसका मकसद क्या होगा? ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। मैक्सिमम एक्सपेंस के साथ आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते तो मसला आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मुझे इंटरेस्ट को देखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे कॉस्ट बढ़ानी पड़ जाएगी। तो जब मैं कॉस्ट बढ़ाऊँगा तो वो बात कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। सर क्या इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? जी बिल्कुल हैं। अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज़्म। चूँकि ये प्राइस डिटरमिन कर रही है फ्री मार्केट फोर्सेस, तो हर एक को पता है कि भाई प्राइस क्या है और प्राइस कैसे कैसे चेंज हो सकती है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इंसेंटिव्स फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इसके अंदर चूँकि राइट ऑफ ओनरशिप है ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड बिजनेसेस, तो आपको जो रिटर्न मिलता है उसके मालिक भी सिर्फ आप ही होते हैं। ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि आप इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट करें। कैपिटल अक्यूमुलेशन। प्रॉपर्टी राइट्स स्टिमुलेट करते हैं ओनर्स को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा कैपिटल मेरा इकट्ठा हो जाएगा। कंज्यूमर सोवरेनिटी। फर्म्स ट्राई टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कस्टमर का ख्याल रखा जाता है, उसकी नीड का ख्याल रखा जाता है, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन का ख्याल रखा जाता है। फर्म को अगर चलना है, compete करना है, तो या तो वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल बना ले ताकि वो ब्रांड लॉयल हो जाए, या उसको compete करने के लिए अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंसिएशन लेकर आनी पड़ती है। ये सारी बातें कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ दे शुड बी एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ नुकसान भी हैं? जी, चूँकि गवर्नमेंट नहीं है तो कंपटीशन बहुत हैवी किस्म का ख़राब भी हो सकता है। इट कैन मूव टूवर्ड्स मोनोपोली, इट कैन मूव टूवर्ड्स ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट आके स्टेबिलिटी तो रखती है ना, जब गवर्नमेंट ही नहीं है, फ्री मार्केट है, हर कोई अपना बादशाह बना हुआ है, तो कभी भी स्टेबल हालात हम लोग सामने नहीं रख सकते। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कुछ फर्म्स लार्जर हैं, कुछ फर्म्स छोटी हैं, तो लार्जर हमेशा छोटी फर्म्स को डोमिनेट ही कर रही होगी। ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पर नहीं देखी जाती, ये एक मिथ है। ये गवर्नमेंट ही होती है जो कि आपको चीज़ें बना के देती है। प्राइवेट में क्या होता है कि आवाम के लिए नहीं सोचा जाता, हर कोई अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए सोचता है। फिर यहाँ पे कार्टल्स, मोनोपोलीज चीज़ें इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। देन इसका बिल्कुल इन्वर्स सोशलिज्म। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट आ गई है और गवर्नमेंट ने आके सब चीज़ों को डिटरमिन करना है। यहाँ से कहानी अगेन सारी रीडिंग वाली है। इसके मेरिट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट के आने से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती।
गवर्नमेंट के आने से लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपली से बचा जाता है। क्यों? गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट हर बुरे काम में इन होके उसको रोक सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो जो उसके डीमेरिट्स थे वो यहाँ पे इसके मेरिट्स हैं, और जो वहाँ पे उसके मेरिट्स थे वो यहाँ पे इसके डीमेरिट्स होंगे। गवर्नमेंट के आने से ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, रेड टेपिज्म आ जाएगा, हर एक आगे से आगे काम अगले पे डालता चला जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ख़राब हो जाएगी, इंसेंटिव लेस होंगे, कंज्यूमर्स की सोवरेनिटी ख़राब होगी और इकोनॉमिक फ्रीडम आपको एज सच नहीं मिलेगा। अब अगेन ये सारी बातें अगर आप एक दफ़ा इसको रीड कर लेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। मिक्स में क्या है, कुछ फ़ायदे उसके पकड़े, कुछ फ़ायदे इसके पकड़े, मिला के आपने बना दी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगेन आई वुड लाइक कि आप लोग इसको रीड करें, क्योंकि आपकी रीडिंग से ही आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसमें कोई ख़ास समझाने वाली कोई लॉजिकल बात है नहीं कि मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको रीड करवाऊँ। चाहता मैं ये हूँ कि आप उसको एक दफ़ा समझें, सीखें। कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है, कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो लाजमी पूछें, ताकि फिर हम उसके ऊपर डिबेट कर सकें, ग्रुप में डिस्कस कर सकें। व्हाट वी आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट किसी और लेक्चर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा एंड होता है एक्सेप्ट मैक्रो वाला टॉपिक एंड एक्सेप्ट दिस इस्लामिक सिस्टम। तो इस्लामिक को आई वुड ट्राई कि मैं मैक्रो में किसी और चैप्टर में लिंक करवा के बता दूं, या इसको अलग से रिकॉर्ड करवा के मैं अवेलेबल कर दूंगा। तो मेरे एंड से माइक्रो पूरा हो चुका है, और अब आपने माइक्रो के सारे टेस्ट देने हैं, माइक्रो का मॉक देना है और अपनी तैयारी को आगे से आगे लेके जाना है। मैं रिपीट कर दूं, चैप्टर 1 इज़ प्योर क्रैमिंग, 2, 3, 4 इज़ प्योर लॉजिक। डन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।